हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों का पुनः फिर से स्वागत है। चलिए आज हम फिर से आप लोगों को कुछ नया आज के दिन बताते हैं। हालांकि आप लोगों को पहले से ही पता है कि निरंतर आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। देखते हैं इस समय रसायन विज्ञान जो कि सेकेंड लेसन चल रहा है रसायन विज्ञान में, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इससे पहले वाले वीडियो में कल जो आप लोगों को बताया गया था कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या है। तो अम्ल, क्षार और क्षारक, लवण के बारे में आप लोगों ने कल काफी कुछ पिछले वीडियो में जाना है। तो आज हम यहाँ पर आप लोगों को जो है उदासीनीकरण को बताएंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को उदासीनीकरण के बारे में बताएंगे। उदासीनीकरण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, उदासीनीकरण को जानने से पहले हमें ये जान लेना अति आवश्यक होता है कि उदासीनीकरण किस प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा लवण की ओर। लवण को पुनः फिर से रिपीट कर लेते हैं कि लवण क्या होते हैं। तो हमें पता है कि अम्ल एवं क्षार के परस्पर संयोग से लवण का निर्माण होता है। जी हाँ, कोई अम्ल जब किसी क्षार के साथ में परस्पर संयोग करता है तो लवण का निर्माण होता है और साथ में इसमें जल भी बनता है, यानी H2O अणु भी बनते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि H2O कैसे बन जाते हैं। तो याद रहे कि अम्ल के H+ आयन और क्षार के OH- आयन जब आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। चलिए फिर इस तरह से हमारा जो है कि कह सकते हैं कि लवण की परिभाषा कुछ ऐसे कल बताई गई थी। आज हम उदासीनीकरण को देखते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं उदासीनीकरण की परिभाषा को। तो आप लोगों के सामने परिभाषा जो है आ चुकी है। देखते हैं। बताया गया कि किसी अम्ल एवं किसी क्षार के संयोग से लवण एवं जल बनने की रासायनिक क्रिया को, जी हाँ, फिर से देख लेते हैं। बताया गया किसी अम्ल एवं क्षार के संयोग से लवण एवं जल बनने की रासायनिक क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कोई अम्ल है किसी क्षार के साथ में जब आपस में सहयोग कर रहा है तो सहयोग करके वो एक तो लवण बना रहा है और दूसरा जो उसका प्रोडक्ट है वो आपका H2O यानी वाटर यानी जल है। तो इस तरह से लवण एवं जल आपस में जब बनते हैं तो इसी रासायनिक क्रिया को ही उदासीनीकरण कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, इस तरह से उदासीनीकरण आपकी बन जाती है। चलिए हम फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। उदाहरण में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर मान लीजिए कोई क्षार लेते हैं और कोई अम्ल ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को ले लेते हैं। देखते हैं, पहला हमारा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और उसके बाद में एक प्रबल अम्ल ले लेते हैं जो कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक प्रबल क्षार है और दूसरा प्रबल अम्ल है। दोनों को जब लेते हैं दोनों को आपस में रिएक्शन करा देते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हमारा Na जब इधर अम्ल के साथ में मिलता है तो बन जाता है NaCl। दूसरी ओर हम देखते हैं कि NaCl आपका मिल गया तो दूसरा बचा क्या है, यहाँ पर एक HA और एक यानी कि H2 और एक O यानी कि H2O। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से एक कोई अम्ल किसी क्षार के साथ में जब आपस में रिएक्शन करती है या क्रिया जब करती है तो कोई पदार्थ और साथ में यानी कि जो कि यहाँ पर लवण है, जो पदार्थ बना है ये लवण है, NaCl सोडियम क्लोराइड ये लवण है और साथ में जल भी बन जाता है। इस प्रकार से आपकी पहला एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मान लीजिए कि एक तरफ हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं CaO और दूसरा जो है कि H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जी हाँ, H2SO4 दोनों को ले लिए और आपस में रिएक्शन करा दिए। तो रिएक्शन कराते समय हम देखते हैं कि एक तरफ आपका
कैल्शियम है, दूसरी ओर सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट के साथ में CaSO4 CaSO4 के साथ में, और यहाँ पर H2 और O H2O इस तरह से देखते हैं कि कैल्शियम सल्फेट और साथ में जल आपका बन जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो लवण है, लवण के साथ में जल बन रहा है। तो हम जब देखते हैं कि यानी किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ जब आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण और जल आपस में बनते हैं। इसी क्रिया को हम वास्तव में उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक धन आयन दूसरे ऋण आयन यानी कि हाइड्रोक्सी आयन और दूसरा हाइड्रोजन आयन दोनों आपस में मिल करके एक दूसरे को साम्यावस्था में ला देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो भी आपका लवण बनता है ये वास्तव में उदासीन होता है। तो इस तरह से हमने आपको दो फॉर एग्जांपल्स बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। बताया जाता है कि जब किसी धातु की अम्ल से क्रिया होने पर लवण का बनना उदासीनीकरण नहीं है। देखिए बताया गया कि अगर मान लेते हैं कि कोई धातु ले लेते हैं और उसका हम किसी अम्ल के साथ में अगर अभिक्रिया करा दें तो इस प्रकार से जो लवण बनते हैं ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। चलिए देखते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है उदासीनीकरण में, ये विशेष ध्यान रखना है विशेष करके कि जब किसी धातु की अम्ल से क्रिया हो रही हो, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ में परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो उदासीनीकरण क्रिया होती है, अगर कहीं पर मान लीजिए आपको कोई धातु है जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही हो तो क्या ये भी जो है कि उदासीनीकरण क्रिया होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब किसी धातु की अम्ल से क्रिया होने पर यानी कि जब किसी धातु की अम्ल के साथ में परस्पर अभिक्रिया जब करा दी जाती है तो इस प्रकार से लवण का बनना उदासीनीकरण नहीं कहलाता है। यानी कि इस प्रकार का जो उदासीनीकरण है इसे हम उदासीनीकरण कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई धातु है और दूसरी ओर कोई अम्ल है। धातु का जब अम्ल के साथ में हम अभिक्रिया कराते हैं तो इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया ये नहीं होगी। हाँ, इसके अलावा अगर हम धातु की ऑक्साइड को ले लें, क्या यहाँ पर अगर हम धातु की ऑक्साइड को ले लें और उसका अगर हम किसी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करा देते हैं तो वास्तव में वह उदासीनीकरण कहलाएगी। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले धातु की अम्ल के साथ में हम अभिक्रिया करा के देखते हैं कि कोई धातु है। हमने यहाँ पर धातु में ले लिया जिंक जो कि एक धातु है, और दूसरा आपका ले लिया हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जिंक लिया है जो कि धातु है और दूसरा एक अम्ल ले लिया। यहाँ से हमने धातु और ये दूसरा अम्ल। तो धातु को अम्ल से क्रिया कराने पर हमने एक तरफ धातु लिया है, दूसरा यहाँ पर अम्ल ले लिया हाइड्रोजन सल्फेट जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो दोनों को आपस में ले लिए, अभिक्रिया करा दिए तो जिंक हमारा जो है सल्फेट के साथ में ऐड हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाता है। और साथ में अब हम देखते हैं उदासीनीकरण में चूंकि वाटर बन रहा था, क्या अब यहाँ पर वाटर बन रहा है? तो नहीं, यहाँ पर वाटर नहीं बन रहा है, यहाँ पर केवल और केवल H2 बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो देख लेते हैं कि ये आपका जिंक सल्फेट आपका लवण है और साथ में ये जो H2 है ये हाइड्रोजन गैस है। हम देखते हैं कि ये वास्तव में उदासीनीकरण नहीं है। जी हाँ, अब हम इसके स्थान पर ऑक्साइड ले लेते हैं, यानी धातु ऑक्साइड ले लेते हैं। धातु के स्थान पर धातु ऑक्साइड ले लेते हैं, तब हम अभिक्रिया करा के देखते हैं कि क्या तब उदासीनीकरण होगी। तो देखते हैं, चलिए उदाहरण के माध्यम से फॉर एग्जांपल में हम समझ लेते हैं दूसरे का एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर धातु ऑक्साइड जब हम लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो जब हम धातु ऑक्साइड ले लेते हैं तो मान लेते हैं धातु ऑक्साइड क्या हुआ, मैंने जिंक लिया था, अब जिंक का ऑक्साइड ले लेंगे। जिंक का ऑक्साइड यानी जिंक में ऑक्सीजन लगा देंगे। देखिए जिंक में जैसे मैंने ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड लगा दिया, ये आपका जिंक ऑक्साइड बन गया। यानी कि अब धातु ऑक्साइड, जिंक यहाँ पर धातु है, ऑक्सीजन है, तो धातु का ऑक्साइड जो कि धातु ऑक्साइड कहलाता है। अब जिंक का ऑक्साइड को जब हम लिया, यानी कि जब हमने धातु ऑक्साइड को लिया और दूसरा को यानी कि अम्ल ले लिया, यानी कि HCl
HCl जो कि एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब दोनों को हम आपस में लेते हैं तो देखते हैं क्या हमारा वाटर बनता है। तो इस अभिक्रिया में हमें थोड़ा सा यानी कि हमें H2 अणु बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम सामने 2 रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। तो देखते हैं जिंक ऑक्साइड में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ZnCl2 हमारा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर जिंक 1 है। तो पहला हमारा जिंक क्लोराइड बनता है ZnCl2। इस तरह से ZnCl2 हमारा बन गया है। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास बचा क्या है। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यानी कि H2 और इधर ऑक्सीजन बचा हुआ है, अर्थात हम लिख सकते हैं H2O। इस तरह से हमने देखा कि जब हम धातु के ऑक्साइड को लेते हैं, यानी कि जब हम धातु ऑक्साइड को लेते हैं और उसका किसी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करा देते हैं तो वह वास्तव में उदासीनीकरण होती है, उदासीनीकरण ये क्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे चले देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोगों ने इस टॉपिक पर जो है उदासीनीकरण के बारे में काफ़ी कुछ बताया है कि उदासीनीकरण क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, किस अभिक्रिया यानी जब धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या ये उदासीनीकरण होती है, क्या धातु के ऑक्साइडों के साथ में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या ये उदासीनीकरण होती है या नहीं होती है। तो आप लोगों ने साधारण से जो है कि देख लिया है कि जब हम धातु के साथ में किसी अम्ल को अभिक्रिया करा देते हैं तो यह उदासीनीकरण वास्तव में नहीं होती, लेकिन जब धातु के ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्योंकि जब धातु के ऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो साधारणतया ये हम देखते हैं कि दूसरी ओर लवण और जल बन जाता है, लेकिन जब प्योर धातु के साथ में हम करा देते हैं, धातु के ऑक्साइड से नहीं, केवल धातु के साथ में जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो दूसरी ओर जो है कि हमारा लवण और कोई गैस बन जाती थी, यानी कि हम सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर जल के अणु आपस में नहीं बनते थे, इसलिए ये है उदासीनीकरण नहीं होते थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो कि उदासीनीकरण कंप्लीट हो चुकी है, हम देखते हैं कि अब अम्ल, क्षार और लवण की ओर पुनः फिर से चलते हैं। तो अम्ल, क्षार एवं लवण जो है वास्तव में इनके परिभाषाओं के बारे में आप लोगों को बताया है। अब हम यहाँ पर अम्ल, क्षार और लवण के भौतिक गुणों के बारे में आप लोगों को बताते हैं। स्टूडेंट, तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से यानी कि अम्ल और क्षार के गुण किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इनके कौन कौन से गुण होते हैं, गुणों के अनुसार इनमें भिन्नता क्या होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण के बारे में, यानी कि अम्ल के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इनके भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला है, बताया गया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जी हाँ, जो अम्ल होते हैं इनका स्वाद वास्तव में खट्टा होता है। पिछले वीडियो में आपको अम्ल के बारे में बताया भी था, इनके स्वाद के बारे में। तो यहाँ पर जो इसका ये भौतिक गुण होता है, अम्ल का ये भौतिक गुण होता है कि इसका स्वाद कौन सा है। तो जब हम भौतिक गुण के बारे में बता रहे हैं, यानी कि उसके रंग, रूप और आकार के बारे में, ये कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं। इसमें अम्ल के बारे में बताया गया है, इसका स्वाद वास्तव में खट्टा होता है, यानी कि ये स्वाद में वास्तव में खट्टे होते हैं। जैसे कि हम इमली को ले लेते हैं, आम को ले लेते हैं, या फिर नींबू को ले लेते हैं, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वास्तव में इनके अंदर जो पदार्थ होता है वास्तव में ये अम्लीय होता है। इसलिए हम साधारणतः कह देते हैं कि जो अम्ल होते हैं इनका स्वाद या ये स्वाद में वास्तव में खट्टे होते हैं। चलिए पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे को देखते हैं। अगर हम अपने प्रयोगशाला में जाएं, अपने लैब में जाएं, तो लैब में हमारे लिटमस पेपर होते हैं, यानी कुछ नीले लिटमस पेपर होते हैं, कुछ लाल लिटमस पेपर होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका परीक्षण भी कर लेते हैं या देख लेते हैं। अगर हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाल देते हैं या फिर नीले लिटमस पेपर पर हम ड्रॉपर की सहायता से अम्ल को डाल देते हैं, तो वास्तव में जो नीला लिटमस पेपर होता है इसका कलर चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसका कलर रेड हो जाता है, अर्थात लाल हो जाता है। तो जो नीला लिटमस पेपर होता है इसका रंग लाल हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अगले पॉइंट को कि ये पानी में विलेय होते हैं।
जी हाँ स्टूडेंट, जो अम्ल होते हैं वास्तव में अगर इनको हम पानी में डाल दें तो ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, अर्थात ये पानी में विलेय होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला आपका बताया गया कि जो अगला पॉइंट है यानी कि अगला इसका भौतिक गुण जो है वास्तव में अम्ल संक्षारक होते हैं। अम्ल संक्षारक होते हैं, कहने का मतलब यही है, कहने का तात्पर्य है कि अम्ल अगर हम किसी धातु पर डाल देते हैं तो उसको ये संक्षारित कर देते हैं, अर्थात उसको धीरे धीरे करके नष्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हम लोहे पर देख लेते हैं, लोहा है या फिर अन्य पदार्थ है, कहीं पर भी अगर अम्ल रखा हुआ है तो उसको वो धीरे धीरे करके संक्षारित कर देते हैं, गला देते हैं या फिर नष्ट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। यहाँ देख लेते हैं, नंबर 1 ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नंबर 2 ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नंबर 3 ये पानी में विलेय होते हैं, और नंबर 4 ये जो कि अम्ल संक्षारक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्षारों के भौतिक गुण के बारे में, यानी कि क्षार के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो चलिए अब हम क्षार के भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं। तो क्षार में बताया गया जिस प्रकार से अम्ल में अपना स्वाद था उस तरह से क्षार में भी अपना स्वाद होता है। स्टूडेंट्स, क्षार का स्वाद वास्तव में कसैला होता है या फिर जिसे हम तीखा कहते हैं। क्षार का स्वाद कसैला या तीखा होता है, ये इसका पहला गुण है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो आपको बता देना है जो कि इसका भौतिक गुण है कि क्षार का स्वाद वास्तव में कसैला या फिर तीखा होता है। फिर आगे देखते हैं, दूसरा आपका है भौतिक गुण कि क्षार वास्तव में लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जैसा कि हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में यहाँ पर अम्ल के बारे में भी बताए थे, तो अम्ल में आप लोगों को बताया गया था कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जस्ट अपोजिट में आ जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर अम्ल था, अब यहाँ पर क्षार में आ जाते हैं। तो जो क्षार होते हैं वो वास्तव में लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। चूंकि लिटमस पेपर 2 कलर्स के होते हैं, एक लाल लिटमस पेपर होता है और दूसरा नीला लिटमस पेपर होता है। तो इस तरह से लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर दोनों लिटमस पेपर होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्षार होते हैं, क्षार वास्तव में जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगला हम देखते हैं कि ये पानी में विलेय होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि ये जिस प्रकार से अम्ल के बारे में बताया गया था कि अम्ल वास्तव में पानी में विलेय होते हैं, इसी तरह से अगर हम बात करें क्षार के बारे में तो क्षार भी वास्तव में विलेय होते हैं, यानी कि क्षार जो है ये भी जल में आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए क्षार भी कह सकते हैं कि जल में विलेय होते हैं। नेक्स्ट अगला 4th पॉइंट है, कुछ क्षार त्वचा पर फफोले डाल देते हैं, अर्थात कुछ क्षार जो यानी कि जो प्रबल क्षार होते हैं, ये क्षार वास्तव में जब किसी त्वचा पर पड़ते हैं तो त्वचा पर फफोले डाल देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा हमारे लिए हानिकारक होते हैं। सभी क्षार ऐसे नहीं होते हैं, कुछ क्षार ही ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भौतिक और यानी कि अम्ल और क्षार के भौतिक गुण के बारे में देखा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने अम्ल और क्षार के भौतिक गुण के बारे में देख लिया है। दोनों में डिफरेंस भी देख लेना है, दोनों में अंतर क्या होते हैं, क्योंकि बोर्ड क्लास में पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार दोनों में अंतर, अम्ल और क्षार के भौतिक गुणों में अंतर क्या है, या साधारणतः कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अम्ल और क्षार के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए, या कभी कभी पॉइंट भी दे देते हैं क्लियर करके कि अम्ल और क्षार के दो भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इसी कैटेगरी से यहाँ पर आपको डिवाइड करके हमने पहले से ही रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर दोनों में अंतर के लिए पूछा जाए तो आप बता सकते हैं जो अम्ल के भौतिक गुण और क्षार के भौतिक गुण के बारे में यहाँ पर अंतर में आप देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट अंतर के तौर पर हम देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने भौतिक गुण और रासायनिक गुण को अलग अलग देखा है, अब अंतर में देख लेते हैं। तो जो पहला अंतर इसमें होता है, अम्ल जो होते हैं वास्तव में इनका स्वाद खट्टा होता है, और दूसरी ओर आप लोगों को क्षार के बारे में बताया है, तो क्षार का जो स्वाद वास्तव में कसैला या फिर तीखा होता है, ये आपका पहला अंतर है। दूसरे अंतर में बताया गया कि अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वास्तव में ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट
जो है डिफरेंस, तो बताया गया कि ये पानी में घुल जाते हैं। फिर दूसरे में देखते हैं क्षार में, तो क्षार भी वास्तव में घुल जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम लिखे चाहे ना लिखें क्योंकि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, हमको अंतर लिखना है। ये दोनों ही वास्तव में विलय होते हैं। और अगले पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो अम्ल होते हैं ये वास्तव में संक्षारक होते हैं। और इधर दूसरे में बात करें यानी क्षार के बारे में, तो क्षार जो है वास्तव में संक्षारक नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसे क्षार होते हैं जो त्वचा पर फफोले डाल देते हैं। स्टूडेंट चलिए देखते हैं उदासीनीकरण में, यानी कि उदासीनीकरण यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है, हमें इसे मिटा देना चाहिए था, कोई बात नहीं। आप लोग जो है यहाँ पर देखते रहिए। तो जो अम्लों के भौतिक गुण हैं और रासायनिक, अब भौतिक गुणों को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम रासायनिक गुण की ओर चलते हैं कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स पहले हम अम्ल के जो रासायनिक गुण हैं इनको हम पहले चलिए देख लेते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स तो चलिए हम देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज हम इनके जो है कि गुणों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके गुण में हम देखते हैं कि जब किसी अम्ल को धातु के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट, जब किसी अम्ल को किसी धातु के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो चलिए देखते हैं। तो साधारणतः हमें पता है कि जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है या हाइड्रोजन गैस बन जाती है। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि किस प्रकार से धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए देखते हैं, जब हम मैग्नीशियम को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी एक धातु है ले लेते हैं जो कि मैग्नीशियम है Mg, और प्लस करके H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम को जब हम H2SO4 के साथ में रिएक्ट करा देते हैं तो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है, यानी कि MgSO4 प्लस H2। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, चूंकि गैस है ये उड़ जाएगी ऊपर, तो इस तरह से हम देखते हैं जब मैग्नीशियम को हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्ट करा दिया गया तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है। तो आप साधारणतः देख लेते हैं कि जब किसी अम्ल को धातु के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में बताया गया कि जब हम मान लेते हैं कोई और जिंक ले लेते हैं, यहाँ पर जिंक Zn, जिंक जो कि एक धातु है, इसको भी हम अम्ल के साथ में, तो एक प्रबल अम्ल जो हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, दूसरा हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, दूसरा ले लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि HCl लिए हैं, तो हम यहाँ पर पुनः फिर से देख लेते हैं कि HCl लिए हैं, हमें रिएक्शन बैलेंस करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें पता है कि जिंक क्लोराइड बनेगा। जिंक क्लोराइड का फार्मूला होता है जिंक क्लोरीन के साथ में, तो ZnCl तो हो नहीं सकता है, ZnCl2 इसका फार्मूला होता है जिंक क्लोराइड का, तो यानी कि Cl2 है। और हाइड्रोजन में भी हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके दो परमाणु हैं, तो दो परमाणुओं को बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 2 लगा लेते हैं। इस तरह से Zn प्लस 2HCl अब हमारा आसानी से बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन H2। देखिए यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है सेकंड स्टेप में भी, या फिर कह सकते हैं सेकंड एग्जांपल में भी। तो इस तरह से धातुओं के साथ अभिक्रिया आपकी हो जाती है। चलिए दूसरा जो है हमारा, हम सेकंड को भी देख लेते हैं कि जो दूसरी है, यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ में, चलिए देखते हैं धातु कार्बोनेट के साथ में, धातु कार्बोनेट के साथ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि जो धातु कार्बोनेट है, तो धातु कार्बोनेट के साथ, यानी कि जब किसी अम्ल को हम किसी धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, धातु कार्बोनेट यानी कोई धातु है उसके साथ में कार्बोनेट लगा हुआ है, यानी कार्बोनेट का फार्मूला CO3 होता है। जैसे जिंक के साथ में कार्बोनेट CO3 यानी Zn
CO3 जिंक कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि जिस धातु के साथ में लगा देते हैं वो उसका कार्बोनेट हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक चीज और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो इनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, हर जगह पर आप लोगों को यही दो यानी कि साधारणतया ले लिए जाते हैं, क्योंकि ये प्रबल अम्ल होते हैं। जो भी कुछ हम यहाँ पर जिसके साथ में क्रिया कराते हैं, या तो हम H2SO4 साधारणतया ले लेते हैं या फिर HCl ले लेते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दो प्रबल अम्ल है, इसलिए हम हर जगह पर इनको आसानी से यूज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अगर और भी कहीं पर किसी अम्ल की आवश्यकता होगी तो वहां पर उसको भी लिया जाएगा, लेकिन साधारणतया हम देखते हैं कि हाई स्कूल लेवल में यहाँ पर धातुओं के साथ या फिर धातु कार्बोनेट के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही ले लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं धातु कार्बोनेट के साथ में। फॉर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि धातु कार्बोनेट, मान लेते हैं हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3। देखिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम जो है HCl के साथ में मिला देते हैं, 2HCl। यहाँ पर 2 हमने रिएक्शन बैलेंस के लिए लगाया है, HCl के साथ में मिला देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये पहले देख लेते हैं कि जब धातु कार्बोनेट के साथ में किसी अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो वास्तव में क्या बनाते हैं। तो हमें पता है कि धातु कार्बोनेट के साथ में जब हम इसे गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो चलिए देखते हैं, CaCO3 प्लस 2HCl जिप्स आउट कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। तो आप देखते हैं, पहले तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, यानी कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन गया। और सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करते हैं तो H2O यानी कि जल बन गया है। अब अगर हम अगले स्टेप पे बात करते हैं, अभी और क्या बचा है, तो हम देखते हैं अभी हमारे पास में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बची है, CO2 गैस है, उठ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो इस तरह से पहला एग्जांपल आपका हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले भी एक और एग्जांपल्स को देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल इसका। तो चलिए देखते हैं, सेकंड एग्जांपल में मान लेते हैं हम कि सोडियम कार्बोनेट को ले लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी कि यहाँ से लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट फार्मूला होता है Na2CO3। इसको हम दूसरे वाले यानी कि H2SO4 के साथ में, क्योंकि HCl के साथ में हम करा चुके हैं, दूसरा एक और ले लेते हैं H2SO4। तो ले लेते हैं H2SO4, गिव्स आउट करा देते हैं, अभिक्रिया कंप्लीट करा लेते हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम देख लेते हैं, हालांकि लाइट कम हो चुकी है इस समय, तो इस अभिक्रिया को हम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जो और बचे हैं उसको अगले वीडियो में हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा सोडियम सल्फेट बनता है, जल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स धातु कार्बोनेट यानी कि जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं फॉर एग्जांपल्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। स्टूडेंट्स अब हम आगे जो भी इसके बच्चे हैं वो भौतिक गुण अगले वीडियो में जो है आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आज लाइट कम हो चुकी है।